आज हम लोग डिपॉजिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अमेंडमेंट प्लस रिवीजन दोनों होगा। ये रहा डिपॉजिट्स एक्स्ट्रा रूल्स। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं आज फास्ट बोलूँगा ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। डिपॉजिट्स के ऊपर मैंने फुल एक क्लास ऑलरेडी ली थी और वो क्लास अराउंड 10 मंथ्स पहले है। उसका पूरा क्लास, वो क्लास 2 घंटे 7 मिनट की है। उसका वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर डिपॉजिट्स का कौन सा वाला क्लास करना है, आपने दो क्लास डाल रखा है, एक 1.5 साल पहले और एक 10 महीने पहले। तो जो लेटेस्ट 10 महीने पहले वाला है वो ज़्यादा अच्छा है, वो करना है, वो ज़्यादा अपडेटेड है। तो नीचे ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि डिपॉजिट्स फुल क्लास का एक वीडियो लिंक दिया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट। ये क्लियर हो गया। दूसरा, मैंने अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स और रिवीजन करवाए हैं अलग अलग चैप्टर्स के, तो उनका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, ठीक है ना, उससे क्लैरिटी रहेगा। ये देखो, आप 4 मेरे रिवीजन अमेंडमेंट वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं। ये रहा यहाँ पे, ये 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। टुडे इज द 5th क्लास। तो ये 4 क्लास का क्या है कि जो भी वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया है। वो तुम देखना चाहो जाके देख सकते हो। अलग अलग चैप्टर्स देख लो। फर्स्ट, सेकंड, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिवेंचर। डिवेंचर में भयंकर था, वो भी करा दिया। कल ही कराया डिवेंचर्स का ही पूरा का पूरा। आज अपनी ये 5th क्लास है इस सीरीज में, ठीक है, 5th क्लास। तो आज का अपना एजेंडा क्या है? ये पूरा डिपॉजिट चैप्टर है। ये अपना एजेंडा आज का। डिपॉजिट्स में स्टूडेंटों को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं आज ये डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में आप समझ लो अमेंडमेंट तो कम है, रिवीजन ज्यादा है। मैं नई नई चीजें बताऊंगा, जैसा कि तुमको मेरे क्लास का आज हेडिंग दिख रहा है ना, डिपॉजिट्स एक्स्ट्रा रूल्स। इंस्टीट्यूट ने डिपॉजिट्स के ऊपर और ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन सेट करना चालू कर दिया, एकदम इन डेप्थ अलग लेवल के। तो आज अपने इन डेप्थ में करेंगे और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान पढ़ाने के पहले मैं डिपॉजिट्स का तुमको एक पहले बेसिक आइडिया दे दूंगा, ताकि जिनको भी डिपॉजिट्स की नॉलेज नहीं है, डिपॉजिट को पहले वाला क्लास नहीं किया हुआ है, उनको समझ में आ जाएगा पूरा आज का पढ़ाया हुआ। बिकॉज अमेंडमेंट थोड़ा रिवीजन ज्यादा है इसमें आज की क्लास में, ठीक है। तो डिपॉजिट होता क्या है, नहीं है, इसका पर्पस क्या होता है, ये पूरा मैं आज एक बार पहले तुमको समझाऊंगा थोड़ा सा 10 मिनट, और फिर जाके इस पोर्शन में जाएंगे। क्लियर है ना सबको? ठीक है, ये आज का अपना एजेंडा है। तो ये 4 क्लासेस का जो वीडियो लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा, और डिपॉजिट की फुल क्लास का लिंक भी डाल दूंगा। और आज की ये जो नोट्स हैं, ये है, देख लो कितने पेज का है, ये 7 पेजेस का है। इसका नोट्स का लिंक भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है, ठीक है। तो वो तुमको नोट्स भी मिल जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दीज 4 टॉपिक्स। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स में क्या आता है क्या नहीं आता है। अराउंड देयर आर 14 to 15 आइटम्स जो एक्सक्लूडेड है डिपॉजिट्स में से। तो वो मैं बहुत सुंदर से इजी तरीके से आज डिस्कस करूंगा। जो ओरिजिनल लॉ होता है, बेयर एक्ट होता है, उसमें बहुत भयंकर दिया हुआ है। मैंने एकदम तोड़ फोड़ के इसको सिंप्लीफाई किया है कि डिपॉजिट्स में क्या नहीं आता है। तो ये आज तुम लोग साथ डिस्कस करूंगा। ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी होता है, कल पढ़े थे अपने, वैसे डिपॉजिटर्स का भी एक ट्रस्टी होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो एक कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। और चौथा, हमें आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। इसका फॉर्म नंबर होता है DPT3। DPT इज द शॉर्ट ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये मैं डिस्कस करूंगा। नाउ आगे बढ़ने के पहले लेट मी डिस्कस सम बेसिक्स विथ यू, ओके ना। बेसिक्स एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले डिपॉजिट्स होता क्या सर, थोड़ा सा समझा दो। समझा रहा हूं मैं। डिपॉजिट्स का मतलब आप अपने मन में सोचोगे हमेशा FD। मैं बता रहा हूं, अगर तुम ये इमेजिन कर लिए ना, तुम्हारा 90% काम इजी हो जाएगा। डिपॉजिट्स मतलब क्या इमेजिन करोगे अपने मन में? FD। FD का फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट। लोग बैंक में जाकर FD करते हैं कि नहीं? ये पब्लिक है, आम जनता। पब्लिक क्या करती है? अपना पैसा ले जाकर बैंक में वो लोग जमा करते हैं। बैंक में आप FD करते हो, सेविंग्स अकाउंट करते हो, है ना। तो हम लोग यहाँ FD की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सेविंग्स अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, FD। तो पब्लिक बैंक में जाके FD करती है। बैंक उसको FD पे रेट कितना देता है? अभी ब्याज के रेट बहुत कम हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6.5% के आसपास चल रहा है FD का रेट। तो आप बैंक में जाके FD कर सकते हो। अब वैसे ही सोचो जरा आप कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, और वो कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। वो कंपनी डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करती है? अपने मेंबर से। जो मेंबर मतलब शेयर होल्डर से, FD, या फिर आम जनता से, ठीक है। तो अ कंपनी विच इज नॉट अ बैंक, अ कंपनी विच इज नॉट अ बैंक, नॉर्मल कंपनी, वो भी FD एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर्स और अपने पब्लिक से। तो ये रुपया रेस करने का एक नया मैकेनिज्म हो गया।
हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि मनी रेस करना है अगर कंपनी को तो 3 मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। करेक्ट। आज एक चौथा अपने और समझ रहे हैं कि कंपनी चाहे तो एफडी भी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब अपने खुद के शेयर होल्डर से या बाहर वालों से, पब्लिक से एफडी एक्सेप्ट करके रख लेगा, फिक्स डिपॉजिट। एफडी लेगा तो बदले में एक एफडी सर्टिफिकेट देगा, जैसे शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो वैसे ही एफडी सर्टिफिकेट इशू करके पैसा ले लेगा, एफडी ले लेगा। तो कंपनी भी मेंबर और पब्लिक से एफडी फिक्स डिपॉजिट्स दे सकता है, इसे कहते हैं डिपॉजिट्स। अब आपको और बताता हूं यहां 2 प्रकार की कंपनीज हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। एक होता है एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी कौन होता है? एलिजिबल कंपनी मतलब होता है पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी मतलब जो सीधा जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, आम जनता जो उसके शेयर होल्डर्स नहीं है उससे भी ले सकता है। तो हु इज एन एलिजिबल कंपनी? पहले तो आप ये रट्टा मार लो, एलिजिबल कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ या फिर टर्नओवर 500 करोड़ और मोर। इनको छोड़ के जो कंपनी है उसको अपने बोलेंगे इनएलिजिबल कंपनी, बस। सो व्हाट इज इनएलिजिबल? जो एलिजिबल नहीं है। इनएलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, बोर्ड पे दिख रहा होगा, हाँ, ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो इनएलिजिबल कंपनीज होती हैं वो सिर्फ अपने खुद के शेयर होल्डर से ही एफडी एक्सेप्ट कर सकता है, पब्लिक को टच भी नहीं कर सकता, कॉमन सेंस। जबकि ये वाली जो कंपनियां हैं ये 2 तरफा है, मतलब ये लोग मेंबर से भी ले सकते हैं और आम जनता से भी एफडी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कवर होता है लेफ्ट साइड वाला सेक्शन 73 से और राइट साइड कवर होता है सेक्शन नंबर 76 से। अगर आपको मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तब आपको पास करना पड़ता है ओआर। ओआर का फुल फॉर्म ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और जब एलिजिबल कंपनी उधर वाली जनता से एक्सेप्ट करती है तब उनको पास करना पड़ता है एसआर। देखो, मेंबर से करोगे तो ओआर पास होगा, जनता से करोगे तो एसआर पास होगा। तो ये एक बेसिक आइडिया तुम समझ लो। 2 तरह की कंपनियां हैं यहाँ चर्चा में, इनएलिजिबल कंपनी और उधर क्या एलिजिबल कंपनी। अपने को याद कौन सा रखना है? एलिजिबल। एलिजिबल याद है तो इनएलिजिबल तो अपने निकाल ही लेंगे ना। एलिजिबल कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी होना चाहिए पहली बात तो, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर या टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर, वो जनता से भी और अपने खुद के शेयर होल्डर से भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्या पास होगा? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 73 में दी हुई है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 ABCDEF ऐसे करके कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, ठीक है। तो दीज कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मतलब अपने दिमाग में क्या सोचोगे? एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये यहां तक क्लियर है? अब अचानक से ये डिपॉजिट्स इतना लाइमलाइट में क्यों आया वो हम समझते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो आप जरा। कच्चा पक्का समझते हो? मतलब रुपए की चोरी करना, कैश में ट्रांजैक्शन कर लिए फिर बैंक में रोलिंग करा दिया, ब्लैक एंड व्हाइट मनी करना, ब्लैक मनी व्हाइट मनी, इसको बोलते हैं कच्चा पक्का। तो बहुत सारी जो छोटे लेवल की प्राइवेट कंपनीज है वो ये सब कच्चा पक्का का काम करती हैं और वो डिपॉजिट्स की तरह करती हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सोचो एक प्राइवेट कंपनी है, एकदम सिंपल, एकदम आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तुम खाली बस मेरे को ध्यान देते रहना। एक प्राइवेट कंपनी है, ये लोग सारा काम ना कैश में करते हैं, ब्लैक मनी। कैश में करने का मतलब बैंक में रुपया नहीं आता, जो भी माल बिकता है सब नगद में पैसा आता है, तो बैंक में पैसा नहीं जाता तो इसलिए वो लोग उसको अकाउंट्स में नहीं दिखाते, उस पर टैक्स भी नहीं देते। तो सपोज इनके पास 10 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी जमा हो गया है। ब्लैक मनी का मतलब जो कैश में पड़ा है, घर में पड़ा होगा वैसा। इसको अब इनको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसको हम लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाना पड़ेगा और ये पैसा हमको बैंक में भी घुसाना पड़ेगा, तभी जाके ये व्हाइट में कन्वर्ट होगा। व्हाइट करने का मतलब ये पैसा बैंक में एंटर करेगा। अब जैसे ही पैसा बैंक में एंटर करेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा तब तो इट विल बी रिपोर्टेड एज इनकम, और इनकम क्या है आपको बता देते हैं, सीधा भयंकर 30% के स्लैब पे इनकम टैक्स लगेगा।
तो इसको ये लोग बैंक में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब डालते हैं तो इनकम बोल के नहीं डालते हैं, दे पुट इट एज इनकम बोल के नहीं डालेंगे, दे पुट इट एज लोन, कि कंपनी के डायरेक्टर वगैरह से लोन लिया है या किसी स्ट्रेंजर से लोन लिया है, डिपॉजिट बोल के लिया है, ऐसा बोल के लोग बता देते हैं किसी भी तरह से, मतलब इनकम छोड़ के कोई और प्रकार का रिसिट बोल के दिखा देते हैं, हुंडी बोल देते हैं, हुंडी सुनो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसा, तो मतलब एक लोन की तरह इसको पुट करके दिखा देते हैं ताकि ये दिखाएं यार ये तो लायबिलिटी है जो हमको बाद में चुकानी पड़ेगी, जो इसको चुकाने का नौबत एक्चुअली कभी आता ही नहीं है, ठीक है। इसको दिखा देते हैं कि हमने लोन लिया है, लायबिलिटी की तरफ उसमें दिखा देते हैं, देखो इनकम भी क्रेडिट होता है, लोन भी क्रेडिट होता है, और बोलते हैं इसको चुकाएंगे, पर चुकाना कभी होता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट थोड़ा देखने वाली है कि आप कब चुकाओगे कब नहीं चुकाओगे, तो वो इस तरह से बुक्स में आके व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है टू इवेड टैक्सेस। तो अब सरकार की नजर इस पर पड़ गई और सरकार ने बोला यार ये सब तुम छोड़ने वाले नहीं है। सरकार ने बोला तुम अपने बैलेंस शीट पीएल में जितने भी क्रेडिट आइटम ऐसे घुसाओगे ना, लोन डिपॉजिट फलाना ढिमका बोल बोल के, उन सबको हम डिपॉजिट्स मानेंगे और उसको आपको उसका पूरा डिटेल्स आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा डीपीटी 3 में, ताकि सरकार के पास उसकी फुल इंफॉर्मेशन आए और सरकार उसको कंट्रोल कर सके। सरकार ने बोला ये जो भी हेना तेना डालोगे इन सब को हम मानेंगे डिपॉजिट्स, और इसके ऊपर आप एक रिटर्न बनाओगे डीपीटी 3 जिसको आप आरओसी में फाइल करोगे, ताकि इस डिपॉजिट की फुल इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, सरकार उसको कंट्रोल कर सके। ये था पूरा एक क्रक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आगे आते हैं, अब समझते हैं व्हाट इज डिपॉजिट एंड व्हाट इज नॉट डिपॉजिट्स। चलो ये हम आगे नोट्स में, नोट्स का लिंक नीचे दिया हुआ वेबसाइट में, इसमें डिस्क्रिप्शन में देखो। डिपॉजिट्स, तो ये जो डेफिनेशन अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत लंबा है डेफिनेशन, 1 2 3 3.5 पेज का डेफिनेशन है ये, 3.5 पेज का, यही तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। और इस पर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया, और जितने भी सिंपल तरीके से मैं तुमको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ना, आई एम बेटिंग यू कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। डिटेल भी और सिंपल भी दोनों एक साथ, ओके। ये डेफिनेशन पहली बात तो सेक्शन में नहीं दिया है, ये कहाँ दिया आपको? रूल में दिया है, रूल नंबर 21C। रूल नंबर याद रखना, रखो नहीं रखना मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो इन्होंने डिपॉजिट का डेफिनेशन बहुत बड़ा बोल दिया, बोला एनी रिसिट ऑफ मनी, बोला कोई भी पैसा जो आता है वो डिपॉजिट मान लेंगे। मतलब एक तरह से तो आपने सब कुछ ले लिया, यानी मैं बैंक से लोन लूंगा तो भी डिपॉजिट हो गया, ठीक है। मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कस्टमर से ले रहा हूं या एडवांस दे रहा हूं अपने कस्टमर से तो वो भी डिपॉजिट हो गया, बिकॉज आपने क्या लिखा? एनी रिसिट ऑफ मनी। तो इस तरह से तो यू हैव मेड इट वेरी वाइड, तो सब कुछ ही डिपॉजिट बन जाएगा। तो फिर बाद में जाके इन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसमें से ये चीज हटाते हैं। तो नीचे आप देखोगे देयर आर अराउंड 14 to 15 एक्सक्लूजन्स, एग्जैक्टली बोलूं तो 15 है, ठीक है, बीच में एक सब बुलेट बना के डाला हुआ, इसलिए 14-15 एक्सक्लूजन्स है जिनको बोला कि ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। जैसे आप बैंक्स वगैरह से लोन लेते हो तो उसमें तो कोई हेरा फेरी हो नहीं सकती, वो तो सही चीज है, झूठा लोन है नहीं। अब नीरव मोदी का बात मत करना। तो बैंक वगैरह से अगर लोन लेते हो तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, आप अगर कस्टमर से एडवांस लेते हो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो उसको ये डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो ऐसा करके हटा दिया सब कुछ, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन को बहुत बड़ा रखा, उसमें सब कुछ ले लिया और फिर एक एक करके हटाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन, एनी अदर फॉर्म, डिपॉजिट, लोन, एनी अदर फॉर्म, सबको डिपॉजिट। हाउएवर द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, जो नीचे लिखे पॉइंट्स है वो सब हटाए हुए हैं एक एक करके। एकदम देखो, जिनको भाई सिंपल में याद रखना है वो ये वाला कॉलम याद रखो, पॉइंट्स। देखो मैंने रेड कलर लिखा है ना, गवर्नमेंट, फॉरेन सोर्सेज, ऐसे करके आप देखोगे 14-15 पॉइंट्स है। तो शॉर्ट में तो फटाक से हो जाएगा, और डिटेल चाहिए वो रहा बाजू में लिखा हुआ, और वो भी मैंने बहुत तोड़ फोड़ के बुलेटिंग करके समझा के लिखा है। एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सरकार आपको क्या पैसा देगी? सर सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है, सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है, सरकार आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है, सरकार आपको टैक्स रिफंड्स दे सकती है। तो सरकार से जो भी पैसा रिसिट होता है उसे डिपॉजिट्स नहीं माना जाता, एकदम सरल बात। नेक्स्ट, फॉरेन सोर्सेस, विदेश से जो पैसा मिलेगा उसको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज उसको आरबीआई अलग से रेगुलेट करता है।
विदेश से पैसा भारत में ऐसे तो आएगा नहीं कि कबूतर के हाथ में डॉलर बांध के भेज दिया इंडिया में आ जाएगा कबूतर, ऐसा तो होने वाला नहीं। विदेश से पैसा जो भी आएगा डॉलर से, वो तो आरबीआई बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आएगा, पक्के में आएगा, और वो भी उस पर आरबीआई के नए रेगुलेशंस बना रखे हैं। फेमा बोल के एक चैप्टर होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा तुम्हारे फाइनल के सिलेबस में आता है, तो फेमा बोल के एक चैप्टर भी होता है। तो आरबीआई उसको पूरा टाइटली कंट्रोल करता है, इसीलिए बोला उसको यहाँ डिपॉजिट चैप्टर में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कौन सा एक्ट बोला? फेमा, ये रहा। तो आरबीआई ऑलरेडी उसको कंट्रोल कर रहा है, जो भी पैसा भारत में आएगा फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो किस किस से पैसा आ रहा है? वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से आ रहा है, किसी इंटरनेशनल बैंक फॉरेन बैंक से आ रहा है, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बार समझा दो क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल विच इज स्टार्टेड बाय मेनी कंट्रीज टुगेदर। तो जब बहुत सारे कंट्रीज मिलके कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अनदर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, ये सब हुआ, ठीक है। तो इनसे कोई पैसा आया। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे तुमने सुना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, कोलैबोरेटर बॉडी, कॉर्पोरेट सिटीजंस, पीआरओ। तो विदेशी सोर्स से जो भी पैसा आता है, क्योंकि उसको आरबीआई अलग से रेगुलेट करता है, इसीलिए वो इस चैप्टर के बाहर कर दिया। बहुत अच्छा। वैसे 1 और 2 तो सर हम लोग सोचने वाले भी नहीं थे, बिकॉज ऐसे बहुत रेयर होता है। सरकार की थोड़ा ऐसे सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट बांटते फिरती है या फॉरेन सोर्स से पैसा आते रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। आम आदमी से, किसी स्ट्रेंजर से लोन लेते हो तो डिपॉजिट है, पर बैंक से आप लोन लेते हो तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लोन या फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब जैसे ओवरड्राफ्ट सुना होगा, कैश क्रेडिट सुना होगा। बैंक में हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं, तो बोला बैंक के थ्रू कोई भी होगा तो भाई उसको तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे। बैंकिंग कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड अंडर आरबीआई एक्ट, बैंकिंग एक्ट। करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, ये करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक का मतलब बहुत जन को मालूम नहीं होगा। पहले एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक था, बाद में भारत सरकार ने इसको खरीद लिया था और नेशनलाइज कर दिया था, और इसका नाम बदल के रख दिया था यूको बैंक। तो तुमने यूको बैंक सुना होगा, ठीक है। तो पुराने इसका नाम क्या था? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बाद में भारत सरकार ने इसको खरीद के नेशनलाइज कर दिया था, मतलब ये सरकारी बैंक बन चुका है। तो अब इसका नया नाम क्या है? यूको बैंक। तो ये यूको बैंक को ही बोलते हैं करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, यूको बैंक। 1970 और 1980 में भारत सरकार ने बहुत सारे बैंक्स को खरीद कर नेशनलाइज कर दिया था, सरकारी बैंक का दर्जा दे दिया था। इन बैंक्स को ही हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक मतलब स्टेट बैंक, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये हुए सब बैंक्स के एग्जांपल। तो मेन तो यही पॉइंट है कि भाई बैंकों से जो आप पैसा लोगे वो तो चोरी छुपे वाला चीज नहीं है, तो वो एकदम पक्का का चीज है, तो उसको डिपॉजिट्स में डालने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। बैंक से मिलता जुलता पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये मिलता जुलता है, मतलब बैंक से नहीं, हम किसी एनबीएफसी से भी तो लोन ले सकते हैं ना, तो वही है। इसमें कौन कौन आता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी, यूटीआई, आईडीएफसी। रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे ओएसएफसी, ओएसएफसी का मतलब ओडिशा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हर स्टेट के अंदर अपना एक स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज भी लोन देते हैं। शेड्यूल्ड बैंक मतलब जितने भी बैंक तुम जानते हो ना, वो सब बैंकिंग एक्ट के शेड्यूल में बोले हुए, उनको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। तो बैंक्स और एफआई से आने वाला जो पैसा है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ये स्टार था। अब जो 14-15 पॉइंट है, तो स्टूडेंट का डाउट है सर कौन सा इंपॉर्टेंट है बताओ, हम सारा पढ़ लेगा। देखो पढ़ाऊंगा मैं तो सारा, मेरी आदत है सारा पढ़ाने की, डिटेल में पढ़ाने की, पर मैं स्टार कर दूंगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं कि एग्जाम में कल को आ गया तो यू कैन नेवर से कि भाई सिद्धार्थ अग्रवाल ने नहीं पढ़ाया था। इफ एट ऑल आई एम नोन फॉर एनीथिंग, आई एम नोन फॉर कवरेज। मेरा कवरेज इज ह्यूज, आई डोंट लीव एनीथिंग, ठीक है। तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ और स्टार भी कर रहा हूँ कि देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास समय कम हो तो इसको जरूर देख लेना। कमर्शियल पेपर, ये मैं डबल स्टार दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में।
सर कमर्शियल पेपर क्या होता है? आई विल टेल यू। अगर तुमको लिखना है तुम बाजू में ही लिख सकते हो कमर्शियल पेपर क्या होता है। प्रॉमिसरी नोट सुना है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसमें आता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। तो प्रॉमिसरी नोट कंपनी क्या करती है, 5 लाख रुपए का एक कमर्शियल पेपर इशू करती है। इट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म होता है, इसका पीरियड ज्यादा नहीं होता, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, इसी डिनोमिनेशन का होता है। 9 महीने से ऊपर होता भी नहीं है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, यही इसका डिनोमिनेशन होता है, ठीक है। ये एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है, डिस्काउंट पे बिकता है। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, एक सरकारी कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रासिम इंडस्ट्री सुना होगा। तो ये कंपनियां क्या करती है, इन्होंने 3 महीने के लिए कमर्शियल पेपर इशू किया था। कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू थी 5 लाख रुपया और वो डिस्काउंट पे बिक रहा था। मतलब आप 4,90,000 रुपया देके खरीद लो और 3 महीने बाद आपको रिडीम होगा 5 लाख पे। तो आपको फायदा कितने का हुआ? 10,000 रुपये का फायदा हुआ। इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो इट्स अ शॉर्ट टर्म, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय अ कंपनी। मुथूट फाइनेंस ने भी इशू किया था। तो ये क्या होता है, इसका फेस वैल्यू 5 लाख रुपए के आसपास होता है, 1 लाख के आसपास होता है, और फिर ये लोग उसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिडीम करते हैं फेस वैल्यू पे। तो जो डिफरेंस है वो आपका कमाई हो गया। इट्स कमर्शियल पेपर, ये लिस्टेड भी हो सकता है। इसके अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अदर इंस्ट्रूमेंट्स का एक बहुत जोरदार एग्जांपल दे रहा हूं, मसाला बॉन्ड। कल पढ़ाया था ना मसाला बॉन्ड डिबेंचर्स के अंदर, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट्स बिकॉज दीज आर हैवीली रेगुलेटेड। ये सब एकदम आरबीआई द्वारा हैवीली रेगुलेटेड होते हैं, तो इसमें कोई आप कच्चा पक्का कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये मैं डबल स्टार दिया हूं। डबल स्टार का मतलब ये रेयर है, आएगा पर आएगा तो फाड़ देगा एक ही बार में एग्जाम में, तो इसलिए डबल स्टार लेवल। नेक्स्ट, ये भी डबल स्टार लेवल है एकदम। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी में एफडी करेगा, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी में एफडी करेगा तो उसको भी हम इस डिपॉजिट चैप्टर के बाहर रखेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल स्टार, एक कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी रेस करता है। जैसे तुमको पता होगा जब शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी आता है, फिर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब अभी तक अलॉटमेंट किया नहीं है, तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है टेम्पोररी, उसको एस्क्रो अकाउंट में रखते हैं ना। जब तक कंपनी शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर देती तब तक कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी को यूज नहीं कर सकती, उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखती है। सच बैंक अकाउंट्स आर नोन एज एस्क्रो अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो एस्क्रो अकाउंट में रखा हुआ है 60 दिन के लिए, उसको भी डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। इसमें शर्त यही है कि अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 60 डेज, अदरवाइज इट शुड बी रिफंडेड। अलॉटमेंट 60 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो अगले 15 दिन में आप रिफंड करो। तो 60 दिन के अंदर ही अगर अलॉट कर दिया जाता है तब तो 60 दिन तक जो एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा था उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। escrow amount received from the issue of securities, it basically means share application money pending allotment। लिख लो, share application money pending allotment, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, ये स्टार है, ये आ भी चुका एग्जाम में। कंपनी का डायरेक्टर ही खुद अगर कंपनी में कुछ पैसा दिया है लोन बोल के तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर का रिलेटिव भी अगर कुछ पैसा दिया है, प्राइवेट कंपनीज में तो यही होता है, प्राइवेट कंपनीज में पैसा दिखाना है तो कहां से दिखाते हैं, लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम फादर, लोन फ्रॉम मदर, ऐसे दिखाया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार से जो मिला हुआ लोन का पैसा है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और नॉर्मल कंपनीज जो पब्लिक कंपनीज है डायरेक्टर से मिला हुआ पैसा को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। पर इसमें एक शर्त है, वो पैसा जो डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार ने दिया है वो उनका खुद का धन है, वो उन्होंने कहीं से लोन लेके कंपनी को डिपॉजिट नहीं दिया है। सो इधर देखो, नॉर्मल कंपनीज में डायरेक्टर से मिला हुआ जो पैसा है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से मिला हुआ जो पैसा है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, पर शर्त है द अमाउंट इज नॉट गिवन आउट ऑफ बोरोविंग्स, मतलब उन्होंने कहीं से लोन उठा के कंपनी को लोन नहीं दिया है, अपने पैसे से निकाल के कंपनी को दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। नवंबर 2019 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका पूरा सजेस्टेड आंसर मैंने डिस्कस करके यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब इधर देखो,
नेक्स्ट एक जबरदस्त पॉइंट, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को अलग से रेगुलेशंस है, कल अपने पूरा डिटेल में डिबेंचर पढ़े थे। डिबेंचर तो मैंने पूरा दो पोच के एक एक चीज पढ़ाया है। डिबेंचर्स को भी डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लेयर्स है। डिबेंचर्स के केस में आई हैव टोल्ड यू 99% केसेस में डिबेंचर इज सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स एक्सेप्ट विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट इनटैंजिबल असेट, उनको हम डिपॉजिट नहीं मानते। ये देखो, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एक्सक्लूडिंग सिक्योर्ड अगेंस्ट इनटैंजिबल असेट्स। तो यानी कि जिनके लिए टैंजिबल असेट्स बकायदा बिल्डिंग वगैरह गिरवी देके आपने डिबेंचर रेस किया है, वो डिबेंचर को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उल्टा सोचो, अगर इनटैंजिबल असेट को गिरवी करके डिबेंचर इशू किया गया है या फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, तो उसको हम डिपॉजिट मानेंगे। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लिस्टेड डिबेंचर्स को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो अब इधर ध्यान से सुनो, इन्होंने ये 9 में नया पॉइंट ऐड हुआ था, ये अमेंडमेंट एक्चुअली। लिस्टेड डिबेंचर के लिए तो क्लियर है कि लिस्टेड कैसा भी हो वो डिपॉजिट नहीं है। तो आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज डिपॉजिट। हम लोग बोलेंगे अगर अनलिस्टेड डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड है या फिर सिक्योर्ड बाय इनटैंजिबल असेट्स है, ऐसा डिबेंचर जो होगा वो डिपॉजिट माना जाएगा। ऐसा डिबेंचर जो डिपॉजिट माना जाएगा जो अनसिक्योर्ड है, अनलिस्टेड है या फिर सिक्योर्ड बाय इंटेंजिबल असेट, उसको डिपॉजिट मानेंगे। बाकी कोई भी डिबेंचर को, लिस्टेड डिबेंचर, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट्स, उनको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। तो ये डिबेंचर वाला पॉइंट एक अच्छा है, ये भी स्टार डिजर्व करता है। ये एक साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जो एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, तुम लोगों को पता नहीं होगा। गवर्नमेंट कंपनियां भी कई बार अपने एम्प्लॉय को जब हायर करती है ना, तो उनसे डिपॉजिट्स लेती है। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय से ले रही है, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रही है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा जो है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अंडर दिस चैप्टर। कितना मैक्सिमम अमाउंट? 1 साल की सैलरी। If a company receives security deposit not exceeding annual salary from any employee, it shall not be regarded as security deposit. ठीक है। नॉन इंटरेस्ट मतलब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये कोका कोला, पेप्सी वगैरह कंपनी है ना, ये लोग क्या करती है, तुम देखते हो रास्ते पे जब जाते हो, देयर आर मेनी शॉप्स जहाँ पे कोका कोला है, पेप्सी का फ्रिज होता है और वो लोग रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। तो ऐसी कोक और पेप्सी क्या करते हैं, इन छोटे छोटे रिटेलर्स लोग से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा लेके रखता है। तो वो बिजनेस के लिए होता है और उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह होता भी नहीं है। तो सच सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट्स। फिर एडवांसेस, गुड्स एंड सर्विसेज का एडवांस मिला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा था उसमें कुछ एडवांस मिला है, कोई कैपिटल गुड्स आपको देना है उसके लिए एडवांस मिला है, कोई सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडवांस मिला है, ठीक है। तो सच एडवांसेस आर ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट्स प्रोवाइडेड एक्चुअली में गुड्स, सर्विस, कैपिटल गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो। अगर मान लो कि वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है और पैसा रिफंड हो जाता है, रिफंडेबल है, तब फिर उसको डिपॉजिट मानना पड़ेगा। इसमें आप स्टार करो, जो मैं बोलूंगा खाली वही, ए बी डी, एडवांस एडवांस एडवांस। किस लिए? गुड सर्विसेज के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए। तो अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, एडवांस मिला है, तो वो डिपॉजिट्स नहीं है। पर अगर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया और रिफंड करना पड़ा, ठीक है, तब फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा। ओके, तब रिफंड जब से ड्यू हो जाता है फॉर रिफंड, वहां से 15 दिन के अंदर उसको फिर डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। ये बेसिकली एक इन्होंने डाला है कि कोई लॉ का फायदा नहीं उठाए। जैसे मैंने बोला ना, कच्चा पक्का काम के लिए होता है, तो लोग पैसा है उसको एडवांस बोल के दिखा देंगे, तो इसीलिए बोला अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन है तब तो वो इनकम की तरह बुक होगा ही ना। एडवांस है तो मतलब इनकम की तरह बाद में बुक होगा ही, तब फिर उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पर अगर एडवांस दे ले कि फिर ट्रांजैक्शन बार बार कैंसिल हो रहे हैं और पैसा रिफंड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअली एडवांस था ही नहीं, वो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन की तरह लिया गया था। अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स,
ऐसा कई बार होता है कि कंपनी जब बैंक वगैरह के पास जाती है ना लोन मांगने के लिए कि लोन दे दो, तो बैंक वाले प्रमोटर जो मेन ओनर है उसको बोलती है कि आप भी कुछ पैसा लगाओ। तो अगर प्रमोटर अपनी तरफ से कुछ पैसा लोन देता है, जैसे मान लो बैंक के पास आप गए 300 करोड़ का लोन देने के लिए, तो बैंक बोला कि मैं 300 करोड़ का लोन तभी दूंगा जब कम से कम 100 करोड़ का लोन प्रमोटर अपनी जेब से निकाल के दे। तो प्रमोटर अगर लोन दे रहा है कंपनी को क्योंकि बैंक ने उसको बोला है, बिकॉज ऑफ अ स्टिपुलेशन इम्पोज्ड बाय द लेंडर, तब उस केस में प्रमोटर अपना पैसा या अपने रिश्तेदारों का पैसा, वो जो भी पैसा है उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बिकॉज वो कंपनी के बेटरमेंट के लिए था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खुद प्रमोटर को मजबूर किया था कि आपको भी अपना पैसा लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में इसके। निधि कंपनी तो एक माइक्रो बैंक जैसा होता है। क्या होता है निधि कंपनी? इट्स लाइक अ माइक्रो बैंक। तो उनका तो काम ही है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, तो वो इस चैप्टर के बाहर है, उसके लिए उनको फॉलो करना पड़ता है निधि रूल्स। निधि रूल्स फाइनल की क्लास में आता है, ठीक है। उनको डिपॉजिट चैप्टर के रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट एक एक्सप्लेनेशन है। कोई भी पैसा जो कंपनी रिसीव करती है विद द पर्पस ऑफ गिविंग सम रिटर्न टू द अदर पार्टी इन कैश और इन काइंड, इन कैश और इन काइंड और सम अदर कंसिडरेशन, ठीक है, कुछ और भी कंसिडरेशन हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट ही हो, देन उसको डीम्ड एज डिपॉजिट माना जाता है। तो ये था डिपॉजिट्स का लंबा चौड़ा डेफिनेशन जो आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या क्या हटाया एक एक करके खाली हाईलाइट, एकदम देखो तुमको कितना इजी लगेगा। डिपॉजिट्स मींस एनी रिसिट ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी अदर फॉर्म, बट इट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, सेकंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्स, थर्ड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आएगा, फिर अमाउंट बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एस्क्रो अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, amount received from directors of the public or private company or the relatives of the directors of a private company if they have given it out of their own funds and not out of some other borrowings, amount received from the issue of secured debentures or listed debentures, ठीक है। एम्प्लॉय से मिलने वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट, अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांसेस रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रमोटर से मिलने वाला पैसा बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन इम्पोज्ड बाय द लेंडर, निधि कंपनी, ये हुए एक्सक्लूजन्स। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन था जो कवर है। ये वाला पूरा पोर्शन जो भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया ना 3.5 पेजेस का, ये बुक में नहीं है, तो ये नोट्स आप निकाल सकते हो। मैं इसका जो नोट्स का लिंक है ना उसमें प्लेन रहेगा, ऐसा गंदा किया हुआ नहीं रहेगा, बिकॉज मैं ऐसे जैसे गंदा कर देता हूँ तो पढ़ने में और प्रिंट निकालने में मुश्किल होगी। तो ये तो तुम देख के अपने हाथ से लिख सकते हो। तो ये 3.5 पेज का तुम डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। इसके बाद के जो नोट्स है वो तो बुक में भी डाले हुए हैं, पर वो फिर से मैं बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, मेरा मकसद था कि डिपॉजिट्स में लास्ट, मतलब जो भी मैं इंटरलॉ की ये सब क्लासेस ले रहा हूँ, इसमें लास्ट 1-1.5 साल में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए सबको एक साथ जोड़ देते हैं। कारण क्या हुआ कि अभी सामने जो एग्जाम होगा उसमें आप समझ लो 5 टर्म के स्टूडेंट्स बैठेंगे एग्जाम देने को, तो दे विल बी लॉस्ट कि यार कहाँ कहाँ कितना अमेंडमेंट हुआ है, ट्रैक नहीं है, तो मैंने सारा ही डाल दिया है। ओके, ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी होता है वैसे डिपॉजिटर्स ट्रस्टी होता है। अब हम लोग इसको चाहे तो बुला सकते थे डिपॉजिटर्स ट्रस्टी। डिपॉजिटर्स मतलब वो लोग मेंबर्स या पब्लिक जिन्होंने कंपनी में रुपया लगाया, दे आर कॉल्ड दिस डिपॉजिटर्स। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए एक डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? कंपनी अपॉइंट करेगा। अब इसमें घुसने के पहले आई विल टीच यू 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स, डिपॉजिट का शॉर्ट डीपीटी। 4 फॉर्म होते हैं, डीपीटी 1 2 3 4। डीपीटी 4 खत्म हो चुका है, एक और हुआ करता था डीपीटी 4, वो खत्म हो चुका, वो टेम्पररी आया था, ठीक है। तो हमको मतलब है सिर्फ डीपीटी 1 2 3 से। याद रखने के लिए बोलोगे CDR, याद रखने के क्या बोलोगे? CDR। C से सर्कुलर, D से डीड और R से रिटर्न। डीपीटी 1 क्या होता है? इट्स अ सर्कुलर, इट्स एन एडवर्टाइजमेंट। डीपीटी 1 क्या होता है? सर्कुलर। अगर एक एलिजिबल कंपनी है और उसको अपने मेंबर या पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, या इनएलिजिबल कंपनी है, इनएलिजिबल, उसको अपने मेंबर से लेना है, तो उनको अपने मेंबर या पब्लिक जो भी है उनको एक न्योता तो देना पड़ेगा, इनवाइट तो करना पड़ेगा, एक एडवर्टाइजमेंट तो करना पड़ेगा। सच एन एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सर्कुलर फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स।
डीपीटी 1 मेंबर या जनता को देने के पहले आपको आरओसी में जमा करना पड़ता है, और डीपीटी 1 जमा करने के पहले ही आपको डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। सेकंड, जैसे डिबेंचर में एक ट्रस्ट डीड होता है, वी कॉल इट डिबेंचर ट्रस्ट डीड, वैसे डिपॉजिट में भी एक ट्रस्ट डीड होता है विच इज नोन एज डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ये रहा डीपीटी 2, डीपीटी 2, तो एक डीड एग्रीमेंट बनता है। थर्ड इज रिटर्न, ये डीपीटी 3 सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा कोई भी कंपनी जो डिपॉजिट दे रखी है उसको हर साल 30 जून तक आरओसी के पास रिटर्न ऑफ डिपॉजिट डीपीटी 3 जमा करना पड़ेगा कि 31 जैसे 30 जून 2020 तो 31 मार्च 2020 तक जो भी डिपॉजिट है बैलेंस शीट में वो कहां से आया, कैसा क्या सोर्स है, उसका पूरा डिटेल रिटर्न बना के डीपीटी 3 सर्टिफाइड एंड ऑडिटेड, ये रिटर्न को सीए साइन करेगा और फिर ये आपको आरओसी में जमा करना पड़ता है। तो सरकार के पास फुल डिटेल रहता है कि कौन कौन सी कंपनी ने कहां से क्या क्या पैसा बोल के उठा रखा है, रिटर्न ये डिपॉजिट बोल के या लोन बोल के। तो डीपीटी 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, याद रखना, रिटर्न फॉर डिपॉजिट्स। सो 3 फॉर्म्स वी हैव डिस्कस्ड, डीपीटी 1 2 3। याद रखने के बोलेंगे सीडीआरसी से सर्कुलर मतलब एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन फॉर डिपॉजिट्स, फिर डी से डीड डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, फिर आर से रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। 30 जून तक जमा करना पड़ता है आरओसी के पास, ऑडिटेड। ओके, बैक। अब यहां आते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। 1 2 3। कोई भी कंपनी हेलो, हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना प्लीज। डिपॉजिटर्स ट्रस्टी, डिपॉजिटर्स ट्रस्टी का पर्पस क्या होता है? डिपॉजिटर्स की देखभाल करना ताकि कंपनी फंड को जो डिपॉजिट्स है उसको सही तरह से यूज कर रही है, कंपनी पैसा चुका पाएगी मैच्योरिटी के टाइम पे। डिपॉजिट्स मैक्सिमम 3 साल के लिए होते हैं, तो ये बंदा प्रोटेक्ट करता है। डिपॉजिटर ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी बिफोर सर्कुलेटिंग द सर्कुलर डीपीटी 1। No company shall issue the circular DPT-1 unless it has appointed a depositors trustee। और depositors trustee से एक रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो depositor trustee बनने को राजी और अपने ड्यूटी निभाएगा, तो उससे एक रिटन कंसेंट ऑब्टेन किया जाएगा। फिर एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन होगा, इसका फॉर्म नंबर क्या होता है? DPT-2, एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। मतलब सर्कुलर बांटने के पहले ही आप ट्रस्टी भी अपॉइंट कर लो और उसके साथ एग्रीमेंट भी साइन कर लो। अब ये वाला जो एक टॉपिक है ना, ये इसमें 6-7 बुलेट्स है, ये सॉरी 5 बुलेट्स है। डिसक्वालिफिकेशन और डिपॉजिटर्स ट्रस्टी, ये एग्जाम में आया हुआ है और वापस भी आ सकता है। तो कौन कौन डिपॉजिटर्स ट्रस्टी नहीं बन सकता, ये तुमको पढ़ने में ना डिबेंचर ट्रस्टी की याद दिलाएगा, जो कल मैंने पढ़ाया था ना डिबेंचर ट्रस्टी, उसकी याद दिलाएगा, पर ये उससे ईजी है। उसमें 7 पॉइंट्स थे, लंबा था थोड़ा, इसमें 5 पॉइंट्स हैं और ईजी भी है। आओ लिख लेते हैं बगल में। पहला पॉइंट DKOE ऑफ CHSA। DKOE ऑफ CHSA मतलब डायरेक्टर KMP ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द ग्रुप कंपनीज, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। तो ये लोग तो कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे, इनको आप ट्रस्टी नहीं बना सकते, आप डिपॉजिटर को भी नहीं बना सकते। कल मैंने बताया था ना, डिबेंचर होल्डर को भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बना सकते, वैसे डिपॉजिटर को भी डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बना सकते, एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। डेटर ऑफ CHSAC, कोई भी वो पर्सन जिसने कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को सब्सिडरी से रुपया ले रखा है, इंडेटेड है, वो नहीं बन सकता। जिसका कंपनी के साथ कोई पिक्यूनियरी रिलेशन है, मटीरियल पिक्यूनियरी रिलेशन, ये इसका मैं मतलब समझाऊंगा। पिक्यूनियरी का मतलब तो मॉनेटरी होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं इंटर के बैचेस को पढ़ाता हूँ और पिक्यूनियरी वर्ड का मतलब कई जन को पता नहीं रहता। आई डोंट नो, मैंने क्लास 8, 9, 10 में ये वर्ड सुन लिया था। अकाउंट्स जब मैं 10 का एग्जाम दे रहा था, तो एक्चुअली आई एम अ साइंस स्टूडेंट, 11, 12 मेरा साइंस है, पर 8, 9, 10 में मैंने अकाउंट्स पढ़ा था। हम लोग के टाइम पे ICSE सिलेबस में, ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 के आसपास, उस वक्त ICSE के सिलेबस में अकाउंट्स भी हुआ करता था 8, 9, 10 में। तो 8, 9, 10 पूरा मेरा अकाउंट्स पढ़ा हुआ था। तो उस वक्त एक बुक आती थी विजय सैंक्टस, तो हम लोग तो क्लास 8 में ही सबसे पहले समझ गए थे कि पिक्यूनियरी मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो कई जन का फिर भी नहीं सुना हुआ है, पता नहीं शायद 11, 12 के अकाउंट्स में कहीं ये वर्ड आता नहीं होगा, पर इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड। पिक्यूनियरी मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मटीरियल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप कंपनी का किसके साथ होता है? अपने होलसेलर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने सप्लायर के साथ।
तो उनको बोलते हैं पिक्यूनरी रिलेशन। तो कंपनी अपने ही सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको नहीं बना सकता। नंबर डी, गारंटर। ये वाला पॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी में भी था, यहां पे भी ये गारंटर लोग को नहीं बना सकते। एंड नंबर ई, रिलेटिव ऑफ ए में क्या लिखा हुआ था? डायरेक्ट, डीकेओई, डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी आप नहीं बना सकते। रिमूवल ऑफ ट्रस्टीज, कंपनी अगर डिपॉजिटर ट्रस्टी को हटाना है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हटाएंगे, दे हैव टू पास यूनैनिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। ये डिफरेंट है। डिबेंचर ट्रस्टी में, डिबेंचर ट्रस्टी को हटाना होता है तो 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की जरूरत होती है, जबकि डिपॉजिटर ट्रस्टी को हटाना है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एक साथ सबके सब हाँ बोलेंगे। यूनानिमस का मतलब सब ने हाँ बोल दिया, ऑल डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में हाँ बोल दिया, तब वो हट जाएगा। ठीक है, ये हुआ रिमूवल। ये अपना सेकंड टॉपिक था। अब आ गया तीसरा। अब बहुत मतलब हम लोग बहुत पास आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही पास आ गए हैं, अब ज़्यादा बचा नहीं, इसमें बहुत कम बचा हुआ है। ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, इसको लेके स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने बहुत सिंपल करके बता दिया। आज जब शुरुआत हुई थी अपनी क्लास की तो आई टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, नो? ये रहा, हाँ, इनएलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ या टर्नओवर 100 करोड़ 500 करोड़ के ऊपर है, जो जनता को भी डिपॉजिट, जनता से भी एफडी ले सकता है। बाकी कंपनियां को बोलेंगे इनएलिजिबल कंपनीज। तो ये लोग डिपॉजिट कितना ले सकते हैं, देखना, ध्यान से देखना इसको। मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो तुम तो मैंने इसका प्लेन नोट्स डाल रखा है, तुम प्लेन नोट्स निकालना, तुमको जो हाईलाइट करना करो। कई बार स्टूडेंट लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ये जो मार्क किया हुआ नोट्स है ना, यही दे दो। देखो, मैं तुमको 2-3 बातें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्क किया हुआ जो नोट्स होता है, नोट्स जो होता है ना, बहुत गंदा होता है। वो पढ़ने में दिक्कत होती है, बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच नहीं करेगी। तो तुम इससे बढ़िया प्लेन नोट्स जो मैं डालूंगा वो निकालो और अपने आप से लिखो। एक नंबर बात। दूसरा, मैं हमेशा से स्टूडेंट को बोलते आया हूं कि देयर इज पावर इन राइटिंग, यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस थियरी। इफ यू डोंट राइट इट यू विल नेवर बी एबल टू राइट इन एग्जाम। तभी तो थ्योरी में जाके एग्जाम में क्यों मतलब बंबू हो जाता है, बिकॉज लिखने का आदत ही नहीं, लिखा ही नहीं हम लोगों ने। और तुम सोचो कि 11-12 में तो बाबू 11-12 नहीं है। 11-12 में ना कुछ भी एग्जाम में जाके गोबर डाल के आ जाते थे और 95 आ जाता था। ठीक है, यहाँ CA CS ये सब के एग्जाम्स में उस तरह से मार्क्स मतलब खैरात में बढ़ते नहीं है। अगर आप थ्योरी में जाके एग्जाम में गोबर करोगे तो आपको मार्क्स भी गोबर टाइप ही मिलेगा। तो यू हैव टू राइट वेल, और राइटिंग प्रैक्टिस यहीं पे हो सकता है, बाद में अलग से कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज लिखो। तो मेरा ये मंशा भी रहती है, मेरी इच्छा भी रहती है कि जब जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं ना, मैंने थोड़ा पहले लिख के तुमको दिखाया, तो मैं जैसे लिख रहा हूं तुम भी लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, नोट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ, बहुत फर्क पड़ेगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, सो कमिंग टू द टॉपिक अगेन, ये रहा मैक्सिमम डिपॉजिट कौन सी कंपनी कितना कर सकती है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिग वंस। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल मतलब बिग कंपनी जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, वो उनकी बात हो रही है। हेलो हेलो, हाँ, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर, टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर, वैसी वाली। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकती है? पहली बात आप सोचो, एलिजिबल कंपनी किससे ले सकती है? अपने खुद के मेंबर से भी ले सकती है और आम जनता से भी ले सकती है। मेंबर से कितना ले सकती है? 10%। जनता से कितना ले सकती है? 25%। जोड़ के कितना हुआ? 35%। परसेंटेज ऑफ व्हाट? वो तो सिंपल है, PUSC, इधर देख लो। ये 3 चीज फेमस है मोस्टली लॉ में, जहां पर भी इनको फिगर डालने होते हैं ना, इन तीनों को ही लेते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, और 2017 में अमेंडमेंट आया था, उसके बाद SP भी जोड़ दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो PUSC, FR, SP, इन 3 को जोड़ के 10%, 25%, मिला के 35% तक आ सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी ले रही है, गवर्नमेंट कंपनी तो बड़ी होता ही है, गवर्नमेंट कंपनी का तो नेटवर्थ आराम से 100 करोड़ के ऊपर है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी जो बड़ी है वो एक्सेप्ट कर रही है, तो उनके लिए मेंबर और पब्लिक से अलग अलग लिमिट नहीं है 10 और 25 का, उनके लिए टोटल लिमिट, चाहे मेंबर हो चाहे पब्लिक हो, सीधा 35%। ये रहा ब्लू कलर देख रहे हो, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनीज, उनके लिए तोड़ तोड़ के लिमिट नहीं है 10, 25, 35, सीधा 35%। क्लियर है ना ये? अब इसी में खास अमेंडमेंट, मैंने कल भी डिबेंचर पढ़ाते हुए ये सेक्शन बताया था, आज फिर बता रहा हूं
ये सेक्शन है 180 का 1 का सी, ये फाइनल में आता है पर बीच बीच में इंटर के लॉ में थोड़ा सा छिड़का हुआ रहता है, और ऑडिट है ना, ऑडिट में भी आता है ये, ठीक है। सेक्शन नंबर 180 का 1 का सी। अब इसको थोड़ा सा समझो जरा, सेक्शन 181 का सी को। इसमें बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी टोटल बोरोइंग्स जो ले सकती है, क्या बोला मैंने, टोटल बोरोइंग्स, लोन जो ले सकती है सारा मिला जुला के, इट शुड नॉट बी मोर देन PUSC प्लस FR प्लस SP, वो PUSC FR SP। अगर कंपनी का टोटल बोरोइंग्स इस तीनों को जोड़ के उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर कंपनी को SR पास करना पड़ेगा। अगर कंपनी का जो टोटल बोरोइंग्स है इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स वो इन तीनों को जोड़ के उससे ज्यादा आ रहा है, PUSC FR SP, तो कंपनी को SR पास करना पड़ेगा। तो अब क्या बोला गया, अभी मैंने आपको आज पढ़ाया था कि जब एलिजिबल पब्लिक कंपनी जनता से, ये देखो, जब एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से लेगा तब तो OR पास होगा, लेकिन जब जनता से लेगा तो क्या पास होगा, SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि मान लीजिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है मेंबर और जनता मिला के, वो प्लस कंपनी का पहले से जो बोरोइंग्स लोन लिया हुआ था वो टोटल ऐड करके अगर PUSC FR SP से अंदर है तब SR पास करने की जरूरत नहीं है, तब OR से काम चल जाएगा। तो इधर देखो, एन एलिजिबल कंपनी विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स विद इन द लिमिट गिवन इन 180 का 1 का सी, यानी कि डिपॉजिट प्लस बोरोइंग्स जोड़ के लिमिट के अंदर है, तब SR की जरूरत ही नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, नो नीड ऑफ SR, ठीक है। तो इस पे एक MCQ भी है जो क्लास में अपने डिस्कस भी करते हैं। अब आते हैं छोटी मोटी कंपनीज जो एलिजिबल नहीं, इन एलिजिबल है। इन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के लिए लिमिट क्या है, इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है पर 100 करोड़ या 500 करोड़ नहीं है, तो उनके लिए लिमिट है 35%। सेम तोड़ के तो है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ मेंबर से ही लेंगे ना, ये तो सिर्फ किससे ले सकते हैं, मेंबर से, तो 35%। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम्पशन है, 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनीज है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। नंबर 1 है एकदम नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी कितना ले सकता है, अपने मेंबर से, ये लोग मेंबर से ही ले पाएंगे, प्राइवेट कंपनी है सिर्फ मेंबर से, तो आंसर इज 100% ऑफ PUSC FR SP। और अगर ये स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, क्या है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, तब कोई लिमिट नहीं है, पहले 5 साल तक। कल मैंने स्टार्टअप का अमेंडमेंट पढ़ाया था और मैंने बोला था कि स्टार्टअप कंपनी का स्टेटस अब 10 साल के लिए मिलता है, पर अभी तक सरकार ने ये जो रूल 2-3 हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें अभी तक इसको 10 साल नहीं किया, ये 5 साल ही है। ESOP में तो उसको 10 साल कर दिया गवर्नमेंट, पर यहाँ पे भी 5 साल ही है, इसलिए इसको 5 ही रखेंगे। तो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पहले 5 साल तक जितना चाहे उतना FD एक्सेप्ट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एक स्टैंड अलोन प्राइवेट कंपनी जिसका कोई बाप नहीं है, मतलब होल्डिंग सब्सिडी ये सब नहीं है, जिसके बोरोइंग्स 2 टाइम्स पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर है और उसने कभी भी बोरोइंग्स का पैसा चुकाने में डिफॉल्ट नहीं किया है। ऐसी छोटी प्राइवेट कंपनी भी जितना चाहे उतना FD एक्सेप्ट कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। ये रहा ट्रिपलेट का मतलब, विच इज नॉट एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ एनी कंपनी, मतलब अकेला है, जिसकी टोटल बोरोइंग्स 2 टाइम्स पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर उसके अंदर ही है, और जिसने अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। ये हुआ मैक्सिमम। तो एक बार इसको रिकैप करा देते हैं। इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकती है, 35%। नेक्स्ट, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी कितना कर सकती है, 100%। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स कितना कर सकती है, नो लिमिट। ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी कितना कर सकती है, नो लिमिट। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से कितना ले सकती है, 10%। पब्लिक से कितना ले सकती है, 25%, जोड़ के 35%। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकती है, स्ट्रेट 35%। अब ये आज का लास्ट टॉपिक है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फॉर्म। इसका फॉर्म नंबर होता है DPT 3। ये कब तक जमा करना पड़ता है, हर साल आपको ये जमा करना पड़ेगा 30 जून तक। ऑडिटेड मतलब वही CA से साइन कराया हुआ रहना चाहिए, ये जमा करना है। इसमें पूरा डिटेल्स होना चाहिए कि कहाँ से कितना डिपॉजिट आया है, फॉर्म नंबर DPT 3। इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर से कितना पैसा आया है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर उसके रिश्तेदार से कितना पैसा आया है।
मैंने बताया था ना कि डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार से जो पैसा लेते हैं वो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होता, पर आपको एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जस्ट आपको बताना पड़ेगा, ऑल्दो इट इज नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट्स, स्टिल यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म इट एंड डिस्क्लोज इट, नथिंग मोर। ये थर्ड पॉइंट कोई काम का नहीं है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि ये 2019 में जमा करना था, अभी ये काम का रहा नहीं। तो ये था डिपॉजिट्स के सारे एक्स्ट्रा ज्ञान। तो आज मैंने तुम लोगों के साथ अभी डिपॉजिट्स का बहुत अच्छा पोर्शन एक कवर किया है, सारे अमेंडमेंट और कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया है। डिपॉजिट के पहले क्लास जो मेन क्लास उसका लिंक जो है वो डाला हुआ है, और जो पहले की 4 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ अमेंडमेंट रिवीजन की, उसका भी लिंक डाला हुआ है जो आप देख सकते हो, और आज की जो नोट्स है 7 पेजेस का, इसका भी लिंक दिया हुआ है। अगले दिन नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कवर करूँगा, उसमें ये 4 चीज़ें कवर होंगी एक साथ, ये 4 9 10 11 12। इसका रीज़न ये है कि जनरल मीटिंग वाला जो अमेंडमेंट्स है जो कि कोरोना की वजह से आया था, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो वो मुझे फिर से पढ़ाना नहीं है, मैंने नोट्स यहाँ डाल दिए और मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो ये चारों का मिला के आई विल बी टेकिंग अ 6th क्लास, जिसका पूरा डिस्कशन मैं पुट कर दूँगा। इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट का लिस्ट निकाला है उसमें इंस्टीट्यूट ने ये तो बता दिया कि कोरोना वाले अमेंडमेंट्स नहीं है, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि है कि नहीं, बस उन्होंने दिया नहीं है, तो जिसका इम्प्लाइड मतलब है कि वो शायद इसको नहीं चाहते पढ़ाना, ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर आरटीपी। और मैं हमेशा मानता हूँ इंस्टीट्यूट बोलता कुछ है करता कुछ है, तो अगर तुम वो कोरोना वाले अमेंडमेंट्स देख भी लेते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने 3 अमेंडमेंट के लेक्चर डाले थे, अमेंडमेंट 1 2 3, कम से कम अमेंडमेंट 2 वाला जो लेक्चर है वो जरूर इसमें देख लेना, मैं लिंक वगैरह सब दे दूंगा इसमें। तो अभी नेक्स्ट क्लास जो 6th क्लास होगी उसमें मैं ये 4 चीज़ों में जो भी अमेंडमेंट्स है और थोड़ा बहुत रिविजन है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।